नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है महाराष्ट्र से आई हुई। कहानी भेजे हैं, उनका नाम है राजेश। दोस्तों, कई ऐसा साल भी आता है जिसमें आदमी खुशहाल ही खुशहाल रहता है, और कोई ऐसा साल भी आता है जिसमें परेशान ही परेशान रहने लगता है। हर तरफ जिधर देखो उधर से बुरे ही खबर आनी शुरू होती है। कुछ ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में साल 2003 में घट रहा था। मेरा नाम है राजेश। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला। एक कंपनी में अच्छी भली मैं नौकरी कर रहा था। मेरी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। हम पति पत्नी शहर में रहते थे किराए के मकान पे, और अचानक एक दिन मुझे खबर दिया जाता है कि आप इस नौकरी में नहीं हो, आपको छटनी कर दिया गया है। मैं कहूँ ना कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी मेरे साथ में हो सकता है। मैं इस कंपनी में तो बहुत उम्मीद लगा रखा था, बहुत ही परिश्रम करता था, और मुझे यही उम्मीद थी कि ये कंपनी मुझे कभी छोड़ेगी नहीं। लेकिन जब छटनी की बात आती है, उसमें लिस्ट बनता है, तो उसमें मेरा भी नाम था। मेरे ज़मीन के नीचे जो कहते हैं ना, ऐसा सुरंग दिखाई दे रहा था। वो सुरंग में मैं जैसे गिरता जा रहा था। मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने कौन सी गलती की। मैं तो बहुत ही मेहनत करता था, और मुझे क्या मिला। इतने दिन मेहनत करने का फल मुझे इस कंपनी से निकाल दिया गया। ये जो बात है ना, जब मैं अपनी पत्नी को सुनाता हूँ ना, तो वो भी विश्वास नहीं करती। कहती, नहीं राजेश, तुम अपने मैनेजर से जाके बात करना, तुम्हें वो लोग नहीं निकालेंगे। तुम मेरी बात को सुनो, और तुम देखो, कल जाओ ऑफिस में और उनसे बातचीत करो। शायद ये झूठी खबर होगी। लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं लोगों की बात पर विश्वास नहीं। मैं उस लिस्ट में अपना नाम देखा, और तब भी मेरी पत्नी कहती है कि छोड़ो, लिस्ट वगैरह के बात छोड़ो, जाओ आप मैनेजर साहब से बात करो। आपको तो मैनेजर साहब अच्छी तरह से जानते हैं, आपको तो अच्छी तरह से मानते भी हैं, तो एक बार उनसे जाकर मिलो, समस्या बताओ, आप उनसे ज़रूर तुम्हारा समाधान करेंगे। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के जिद के आगे मैं झुकता हूँ, और फिर अपने कंपनी के मैनेजर से मिलने के लिए जाता हूँ। मैनेजर साहब कहते हैं, तुमने लिस्ट नहीं देखी? लिस्ट में तुम्हारा नाम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये सब ऑर्डर ऊपर से आया हुआ है। अगर लिस्ट में नाम तुम्हारा है तो मैं तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं समझ गया था कि मैनेजर साहब मेरी कुछ भी मदद नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा? इतनी बढ़िया नौकरी मुझे अब कहाँ मिलेगी? मैं उदास भाव से घर पर लौट आता हूँ। पत्नी को बताता हूँ। पत्नी सोच में डूब जाती है, कहती है, हिम्मत क्यों हारती हो? और भी जगह है, और भी कंपनी है, वहाँ देखो, ट्राई मारो, शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे भी बेहतर नौकरी मिल जाए। मैं कहता हूँ, हाँ, मैं कल से ही ट्राई करना शुरू कर दूँगा। खैर, मैं नोटिस पीरियड पर था। 1 महीने का मुझे नोटिस दिया गया था, और नोटिस पीरियड में ही मुझे अपना काम भी ढूंढना था। पत्नी कहने लगी कि ऐसा करते हैं, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ, और इसके बाद तुम आराम से बेफिक्र होकर के अपने काम में लग जाना, नौकरी ढूंढने में लग जाना, और सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता क्यों करती हो? अब मैं अपनी पत्नी को उसको मायके छोड़ देता हूँ, हाँ, कहता हूँ कि जल्दी से मेरा काम दूसरा मिल जाए, फिर हम पहले की तरह सेटल हो जाएं। नया हम जगह ले लेंगे, नया घर ले लेंगे, और फिर हम पहले की तरह रहने लगेंगे। पत्नी मुझे समझाती है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अपनी चिंता करना, समय पर खाना पीना और नौकरी को ज़रूर ढूंढना। और उसके बाद पत्नी को छोड़ करके मैं आ जाता हूँ। लेकिन नौकरी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। महीना दिन तो कब का निकल चुका था, और इसके बाद नौकरी में मुझे मिली तक नहीं थी। अपने यार दोस्तों से मैं बहुत उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई कोई छोटी सी भी नौकरी दिलवा दो। सब कहते हैं कि हाँ राजेश, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए कोई कोशिश करता था। अब तो मेरे पास में ऐसा भी समय आ चुका था,
अब हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं बचा था। मैं सारा पैसा पहले ही काम में लगा चुका था। जो भी हमारी बचत थी, मुझे क्या पता था कि अचानक मेरी नौकरी छूट जाएगी, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मैं जान लेता तो कुछ पैसा अपने पास बचा कर रखता। अब तो अफसोस हो रहा था, लेकिन अब कर क्या सकते थे। मकान का भाड़ा भी काफ़ी था और मेरे पास में कोई नौकरी नहीं थी। मैं नौकरी ढूंढ रहा था। इतना भाड़ा मैं सहन नहीं कर सकता था। मजबूरन मुझे मकान खाली करना पड़ रहा था, लेकिन अभी अपने लिए कोई मकान देखा नहीं था। मैं सोचा कि मैं तो अकेले हूँ, जब मेरी पत्नी आएगी, जब नौकरी लग जाएगी, तब अच्छा सा मकान ले लूँगा। अभी तो गुजारी लायक चाहिए, जहाँ पर मैं रात को जा कर के आराम कर सकूँ। बस मुझे आराम ही तो करना था। कोई विशेष सामान तो अब मेरे पास में बचा नहीं था। पत्नी वगैरह का जो भी सामान था, मैं तो सब उसी के साथ उसके मैके पहुँचा दिया था। अब मेरा ही कपड़े लत्ते थे और कोई विशेष सामान नहीं था। आखिरकार मैं एक घर को ढूंढ लेता हूँ। घर का किराया बहुत मेरे बजट के अनुसार था। मैं देरी नहीं करता हूँ, उस घर के बारे में कोई जानकारी नहीं लेता हूँ। उस घर के बारे में मैं खोज खबर नहीं करता हूँ कि ये घर काफ़ी दिनों से खाली था। इतना सस्ता रेट था, किराया था, तो इसमें लोग क्यों नहीं आके रहते थे। मेरी तो मत मारी गई थी। मुझे लगा कि ऐसा सस्ता घर तो अब मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और उस घर में आ जाता हूँ। मैं एक बात आपको बताना भूल गया। जब मेरी कंपनी से नौकरी छूटी थी ना, मैं थोड़ा गलत सोबत में चला गया था। मैं नशे का शिकार बन चुका था। अब तो रात के टाइम मैं जब तक 2 घूंट नहीं लगाता, तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सोचता रहता था कि देखो कितनी अच्छी मेरी नौकरी थी, अब मेरी क्या हालत हो गई है। मैं दर दर भटक रहा हूँ, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, और नौकरी मुझसे दूर भाग रही है। ये साल जो था ना 2003 का, मेरे लिए बड़ा मुसीबत लेके आया था। ऐसी मुसीबत मैंने कभी देखा नहीं था, मैं महसूस नहीं किया था। आखिरकार उस घर में आने के बाद मैं अपनी आदत से बाज तो आता नहीं। दिन भर तो इधर उधर अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि कहीं नौकरी मिल जाए। लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है, तब मेरे दोस्त सलाह देते हैं कि देखो राजेश, अभी तो कोई नौकरी कोई खाली दिख नहीं रही है। तुम कोई छोटा मोटा मेहनत मजदूरी का काम कर लो, आखिर तुम्हारा भी घर बार तो चलाना है, कब तक खाली बैठे रहोगे। मैं उनकी बात को मान लेता हूँ, और जो मैं काम कभी ज़िंदगी में नहीं किया था, और वो मैं काम करने लगता हूँ, मेहनत मजदूरी का। मैं अपने किस्मत के बारे में सोचने लगता हूँ कि देखो, मैं पढ़ा लिखा इंसान, अच्छी भली मैं नौकरी करता था, और ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर क्या हो गया मेरी किस्मत को, किस्मत मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो रात जब मैं लौट के आता हूँ अपने घर पर, मेहनत मजदूरी करके थका हुआ था, और साथ में अपने लिए बोतल लेके आया था कि चलो अब घर पर जाते हैं, खाना पीना खाएंगे, 2-3 पैग लगाएंगे, आराम से सो जाएंगे। सुबह की सुबह दिख ही जाएगी, अगर दिहाड़ी मिलती है तो कर लेंगे, नहीं तो नौकरी की तलाश में ज़रूर लग जाएंगे। ऐसा ही मेरे साथ में चल रहा था। मैं अपनी पत्नी के बारे में उस रात बहुत टेंशन कर रहा था कि कैसी होगी, क्या कर रही होगी, मेरे ही बारे में चिंता कर रही होगी। अब उसको कैसे अब बताया जाए कि अभी तक मुझे को कोई काम नहीं मिला है। वो टाइम ही अलग था। वो साल मेरे लिए बहुत ही दुखदाई साबित हुआ था। यही सब टेंशन करके मैं अब पैक बनाना शुरू करता हूँ। होटल से खाना लाया था, अभी मैं उसको खोला भी नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा मूड बनाते हैं, गम को दूर भगाते हैं, और इसके बाद खाना पीना खाएंगे, फिर आराम से सो जाएंगे। अब मैं जब बोतल खोलता हूँ ना, तो उसके बाद मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। मैं लगातार पीने ही लगता हूँ, खाता तो मैं था ही नहीं। आधी बोतल मैं ख़त्म कर चुका था। अब मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा था। मेरी अच्छी भली नौकरी खो करके अब मैं इस हालात में आ चुका था। ऐसे घर में मैं रह रहा था जिस घर में कभी मैं आना पसंद नहीं करता था। ऐसा ही घर था वो, बहुत पुराना, बहुत लग रहा था कि सालों से बना हुआ घर है। और घर भी क्या था, बस रात बिताने के लिए वो जगह थी।
ऐसी उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमें तो बाथरूम भी जाना बाहर पड़ता था, नहाना भी बाहर पड़ता था। उस घर में ऐसी सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ऐसा मैंने आज तक अपने साथ में कभी होते हुए देखा नहीं था। मन उदास हो जाता है। पीने के बाद सब जो दुख होता है ना, एक एक करके बाहर निकलने लगता है। आँख से आंसू बहने लगता है। कब तक चलेगी मेरे साथ में? ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक मुझे नौकरी मिलेगी? कब तक कि इस घर में टूटे फूटे घर में रहूँगा? मेरी किस्मत फिर क्या बदलेगी, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? यही सब सोचते सोचते आधी बोतल तो मैं पी चुका था, और इसके बाद मैं खाना भी नहीं खाया था। बैठे बैठे मेरी सोचते सोचते आँख में आंसू निकलने लगते हैं, और इसके बाद मैं सो जाता हूँ। कब मेरी आँख बंद हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। जब मुझे कुछ हलचल होती है, जैसे मुझे कोई अब आवाज़ दे रहा हो, कुछ घर में खटर पटर होती है, और तब मेरी आँख खुलती है। जब आँख खुलती है ना, मैं अपने घर को देखता हूँ और अपने आप को, ये कौन है भाई? देखने में तो मेरी पत्नी की तरह है, शायद मेरी पत्नी ही है। वो मेरे बिस्तर पर जो खाट था उस पर वो बिस्तर लगा रही थी, वो चादर को झाड़ रही थी, कह रही थी, इतनी गंदगी से तुम रहते हो, साफ सफाई नहीं कर सकते क्या? देखो इसमें कितनी गंदगी लगी हुई है, कितनी धूल मिट्टी इस पर जमी हुई है, कम से कम सोने से पहले इसको झाड़ दिया करो। पत्नी मेरा ऐसे ही कभी कभी बोला करती थी। मुझे तो घर का काम करना आता ही नहीं था, सारा काम तो पत्नी ही करती थी। ये जो बात आज मैं सुन रहा था, जो सुनना तो दूर, मैं देख रहा था, मेरे आंखों के सामने वो सब चीज़ें चल रही थी। मेरे उसी टूटे फूटे घर में मेरी पत्नी नज़र आ रही थी, और वो खाट पर चद्दर बिछा रही थी, बड़बड़ा रही थी कि तुम्हें साफ सफाई रखना आता नहीं है। चलो अब तुमने अब पी लिया है ना, अब छोड़ो इसको, अब देखो सोने का वक्त आ चुका है, अब तुम आराम से सो जाओ। मैं जैसे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में हूँ। मैं बिल्कुल ना नुकुर नहीं करता हूँ। मुझे लग रहा था कि अगर मैं कुछ ज़्यादा मुंह खोलूँगा तो पत्नी मुझे डांटना शुरू कर देगी। कभी कभी ऐसा करती भी थी। अब मैं चुपचाप वो खाना भी नहीं खाता हूँ जो पैकेट मैं होटल से लेके आया था, वैसे वैसे पड़ा रहता है। मुझे भूख ही नहीं थी, और मैं उसी चारपाई पा करके आराम से सो जाता हूँ। और उसके बाद देखता हूँ कि जहाँ मैं दारू पी रहा था, जहाँ बोतल रखी हुई थी, वहाँ पर वो बैठ जाती है, मेरे सामने ही वो खाना खोलती है, और फिर आधी बोतल जो बची हुई थी पूरा का पूरा वो ख़त्म कर देती है। अब मैं खाट पर लेट करके उसको ऐसा करते हुए देख रहा हूँ। ना जाने मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उसको डांट नहीं सकता, लेकिन जब वो दारू पीती है तो मेरा जोश जाग उठता है। अरे ये क्या कर रही है? ये तो मेरे लिए था, और दारू पीती नहीं है, ये क्या कर रही है? मैं उठने की कोशिश करता हूँ, मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाता हूँ। अब मेरे सामने बैठी वो बड़बड़ा रही है, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम गंदगी में रहने वाले लोग हो, अपने आप को साफ सफाई नहीं रख सकते। देखो तुमने यहाँ पर भी ये सब चकना मखना सब गिरा रखा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो बड़बड़ाती रहती थी, और आज तो कुछ ज़्यादा ही, आधा बोतल पी जाती है। अब मैं उसकी तरफ देखते रहता हूँ, कहीं ये मेरा स्वप्न तो नहीं है, ये मेरा ड्रीम तो नहीं है। इस घर में मेरी पत्नी कहाँ थी? मेरी पत्नी को तो गए हुए काफ़ी दिन हो चुका है, वो तो मेरी मैके में है, यहाँ पर कैसे आ गई? नहीं नहीं, ये मेरा स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न टूट जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी पत्नी यहाँ आ ही नहीं सकती, ये घर उसने देखा ही नहीं है, तो आने का सवाल ही नहीं होता। तभी मुझे जोर से चिल्लाती है, आंखें बंद करके टुकुर टुकुर मत देखो, सो जाओ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम सो जाओ। जोर से चिल्लाती है, इतनी जोर से चिल्लाती है कि मेरे कान के पर्दे ऐसा दर्द करने लगते हैं। अब मैं डर जाता हूँ, इतनी डरावनी आवाज़ थी कि मैं फिर अपनी आंखें नहीं खोलता। आओ, वहीं पर बैठी हुई मुझे अभी भी बड़बड़ाती हुई नजर आ रही थी, ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मुझे लगने लगा कि हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं सपने में आ चुका हूँ
या मेरी पत्नी मेरे घर में आ चुकी है। लेकिन आई कैसे? ये घर का तो पता ठिकाना उसको पता ही नहीं है। तो फिर कैसे इसका आना हुआ? ये क्यों आई है यहाँ पर? ऐसा क्यों मेरे साथ में दिख रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और अगले पल मेरी आंखें बंद होती चली जाती है। जब मुझे कुछ तकलीफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। आंखें खोल कर जो देखता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता है। मैं देखता हूँ मेरे सीने पर सवार है वो। और जैसे ही आँख खोलता हूँ और वो मुझ पर चिल्लाती है। बिल्कुल मेरी पत्नी की शक्ल की थी, लेकिन मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी पत्नी की आंखें अलग थी और इसकी आंखें अलग थी। इसकी आंखें लाल लाल नजर आ रही थी, जैसे इसमें से रोशनी से निकल रहा हो। अब मेरी पत्नी की आंखें बहुत ही सुंदर थी। ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती है। मेरे सीने पर सवार ना जाने क्या कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी पसली टूट जाएगी। मेरी पत्नी इतनी वजन की नहीं थी, इतनी भारी नहीं थी। इसमें तो वजन काफ़ी है। ऐसा लग रहा था कि मेरी पसलियाँ चरमरा रही है। मैं उसको धकेलने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन मैं उसको अपने सीने से हटा नहीं पाता हूँ। इतना दुख होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, और उस दर्द को मैं सह नहीं पाता हूँ। चिल्लाता हूँ लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकलती है। और वो मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके डराती है। कहती है, अभी मरना है या कुछ देर के बाद में? अब फिर मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हुआ था। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो सुबह हो चुकी थी। मैं जो देखता हूँ, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सुबह के टाइम में उस घर में, जो मेरा घर था वैसे तो बहुत ही पुराना था, और वैसा पुराना घर में कभी रहा नहीं था, और कोई विशेष बड़ा भी नहीं था। झोपड़ी ही समझ सकते हैं उसको आप। वो झोपड़ी में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। वो जो खाना था जो मैंने खा नहीं पाया था, वो भी बिखरा हुआ था। और वो जो दारू की बोतल थी, मेरे खाट के नीचे लुढ़की हुई थी। और भी जो कपड़े लत्ते थे मेरे, वो सब इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। अब मैं चारपाई पर नहीं, चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। मेरे बदन पर खरोंचों के निशान, मेरे जिस्म में ऐसे मिर्ची जैसे दर्द महसूस हो रहा था। मैं अपना बदन को देखता हूँ तो जैसे कोई मुझे नाखूनों से खरोचने का पूरा कोशिश किया हुआ। मैं ऐनक देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर भी ऐसे ही खरोचों के निशान नजर आते हैं। और वो रात का मंजर मुझे अच्छी तरह से याद हो जाता है। कहाँ है मेरी पत्नी? कहाँ है मेरी पत्नी? नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन मैं सब कुछ देखा था, अपनी आंखों से देखा था। वो मेरी छोड़ी हुई आधी बोतल डकार जाती है, और वो जो खाना था वो पैकेट खोलती है। उसमें से शायद कुछ ढूंढ रही थी, उसको जो खाने लायक होना चाहिए शायद उसमें नहीं था, क्योंकि उसमें सूखी सब्जी रोटी ही तो थी। शायद वो नॉन वेज ढूंढ रही थी, लेकिन नॉन वेज हम लोग खाते ही नहीं थे। दारू भी नहीं मैं पीता था। ये काम छूटने की वजह से मैं टेंशन में रहने लगा, और टेंशन का एक ही इलाज था, दारू। और उस दारू के चक्कर में पड़ गया था, और मैं दहल जाता हूँ अपने बदन को देख करके। आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था? कहीं वो कोई प्रेतनी तो नहीं थी? मैं भूत प्रेत पर यकीन करता था। ऐसा नहीं था कि मैं मानता नहीं था, लेकिन ऐसे मेरे साथ में होगा मुझे जरा भी यकीन नहीं था। सुबह हो चुकी थी। अब मैं अपने कमरे से बाहर भागता हूँ। अपने पड़ोस में दो तीन कमरा छोड़ करके अब एक और घर था, जिसमें एक परिवार रहता था। अब बाकी जो मेरे लाइन का कमरा था सब खाली था, उसमें कोई लोग रहता नहीं था। अब मैं उस घर में शायद पहली बार आया था, इस एरिया में भी पहली बार आया था। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे कॉलोनी में, ऐसी जगह में कभी रहने के लिए नहीं आता। आज जिसका मकान था वो बोला कि देखो ये 5 घर है, जौन सा घर तुम्हें पसंद पड़े उसमें जाके रह सकते थे। यहाँ पर पहले, काफ़ी पहले मजदूर रहा करते थे, सब एक ही गांव के रहने वाले थे। वो झुंड में आते थे और इसके बाद वो काम ख़त्म करके चले जाते थे। और तब से वो अभी कोई आया नहीं है। तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो।
पांचों घर में से जौन सा घर अच्छा लगे उसमें अपना डेरा डंडी रख सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तब मैं कॉर्नर वाला मकान ही चूज किया था। और उसके बाद मैं भागता हूँ, सुबह जब हो चुकी है मैं उस फैमिली के पास पहुँचता हूँ। मैं डरी हुई हालत में होता हूँ और फैमिली को पूरा कहानी बताने लगता हूँ। वो जो फैमिली है वो मेरी हालत देख कर के चौंक जाती है, कहती है क्या आपने देखा। मैं पूरा कहानी फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसी औरत को देखा जो बिल्कुल हूबहू मेरी पत्नी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अलग थी। बाकी जो कद काठी थी, चेहरा मोहरा था, मेरी पत्नी से मिलता था। ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मेरे चेहरे पर खरोच, जैसे मेरे पूरे शरीर को नोचा गया, खसोटा गया हो। अभी भी मुझे दर्द का एहसास है, मिर्ची जैसा मेरा बदन लग रहा है। परिवार के जो मुखिया थे ना, वो थोड़ा अधबुड़ यानी थोड़ा एजड किस्म के इंसान थे। कहते हैं नौजवान कितना दिन हुआ है इस घर में आए हुए। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं, बस 2 ही दिन हुआ है। आप मेरे से आके मिले। मैं कहता हूँ नहीं अंकल जी, मैं आपसे आके मिला नहीं। मैं मकान मालिक के साथ में आया था और वो घर दिखा करके कहने लगा ये घर पाँचों के पाँचों खाली है। वो बताया कि कुछ मजदूर एक ही गांव के रहने वाले ये सारे घर में रहते थे और कुछ महीने काम करने के बाद अपने गांव लौट जाते थे और फिर वो फिर दोबारा से वापस आते थे। ऐसा ही चलता था। मैं बस अनजाने में इस घर को ले लिया। वो कहने लगे कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैं मानता हूँ मजदूर रहा करते थे, लेकिन अभी नहीं, 1 साल पहले की बात थी। उनको भी ऐसी ही एक औरत नजर आई थी जैसे तुम बता रहे हो, तुम्हारी पत्नी की शक्ल सूरत की वैसे ही। और जैसे तुम बता रहे हो ना, आंखें उसकी भी लाल लाल थी। और उसके बाद वो नौजवान इस घर को छोड़ करके सारे के सारे दूसरी जगह पर जा बसे। दोबारा वो लोग आए नहीं यहाँ पर। उनका कहना था कि इस घर में कोई भूतनी रहती है। और उसके बाद ये घर खाली खाली था। कई लोग देखने के लिए आए, मुझसे पूछते थे तो मैं सच्चाई बता देता था। इसके बाद वो लोग घर लेते नहीं थे। तुम तो मेरे पास में नहीं आए, नहीं तो मैं तुम्हें भी सच्चाई बता देता। इसमें तुम्हारी गलती है। कहीं भी जाओ, घर अगर लेना है तो कम से कम आस पड़ोस में तो पूछ लिया करो ये घर कैसा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। लेकिन आजकल के नौजवान को लगता ही नहीं है कि पड़ोस भी कोई चीज़ होता है। अरे पड़ोस से पता करना चाहिए। मेरी ही गलती थी। तब मैं कहने लगा कि मैं अब क्या करूं। कहते हैं जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, इसी में तुम्हारा फायदा है। आज तो कुछ तुम बच भी गए, क्या पता आज की रात तुम्हारे साथ में कैसा बीते। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। चलो, भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है अभी तक, शायद आगे भी जिंदा रखेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता बेटा। अब वो जो, मैं उनको चचा ही बोल सकता था, उम्र इतनी थी उनकी। और वो मुझे समझाने लगे कि देखो तुम्हारा जो भी नाम है। तब मैं कहता हूँ कि मेरा नाम राजेश है। कहते हैं राजेश बेटा, मेरे बगल में थोड़ी ही दूरी पर इसी लाइन में एक घर खाली है और वो घर बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ ही दिन पहले एक नौजवान जोड़ा रहता था और वो दूसरी जगह चले गए हैं। और उसको चाहो तो तुम अपना घर बना सकते हो, उस घर में रह सकते हो। मैं कहने लगा चाचा जल्द से जल्द मुझे घर दिलवा दो। तब वो मेरी मदद करते हैं। मेरे पास में कुछ ज़्यादा सामान नहीं था तब मैं जाकर के उस घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब सच कहूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। वो डरावना पल, वो लाल लाल उस औरत की आंखें, शक्ल जैसे मेरी पत्नी की थी। ऐसा कैसे हो सकता था। चाचा का कहना था कि जो वो मजदूर रहा करते थे, ऐसी शक्ल सूरत की एक औरत के बारे में जिक्र किया था जिसकी आंखें लाल लाल नजर आ रही थी। कद काठी तुम जैसे बता रहे हो अपनी पत्नी का, शायद कद काठी ऐसा ही होगा। हो सकता है कि कुछ अलग भी हो, मैं इसके बारे में विशेष जानता नहीं हूँ। तब मैं समझ गया कि मेरे दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे। मुझे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। और आखिरकार 1 महीना उस घर में रहता हूँ और मैं काम की तलाश में लगा रहता था। तब जाके मेरे दोस्तों ने मेरे साथ में मदद करते हैं और ये कंपनी में मुझे फिर से जॉब मिल जाती है।
मुझे बड़ा ही अब वो चीज़ लगता है कि जॉब ना रहने पर इंसान कैसे अपने आप को महसूस करता है। बिना जॉब का कोई ज़िंदगी है। तब जा कर के मैं अपनी पत्नी को ले आता हूँ और मैं उसी घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता हूँ। और वो जो घटना मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ ना, तो पत्नी विश्वास ही नहीं करती। कहती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे तुम कह रहे थे कि मैं ही उस घर में थी, मैं दारू पीती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को से मैं दूर भागती हूँ और देखो मैं कभी हो ही नहीं सकती हूँ। मुझे तो इस घर के बारे में पता ठिकाना भी नहीं था। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नहीं, मैं तो मजाक के रूप में कह रहा था। लेकिन आखिर वो कौन थी और उस घर में क्यों रह रही थी? वो मेरे साथ में क्या करना चाहती थी? अगर मुझे मारना चाहती तो मुझे छोड़ती नहीं, उसी रात मुझे ख़त्म कर देती। जब मैंने इतना सब कुछ झेला था, वो मेरे सीने पर सवार थी, मेरे साथ न जाने क्या कर रही थी। अगर वो चाहती तो मुझे उसी पल मुझे ख़त्म कर सकती थी। वो शायद मेरे साथ में कोई खेल खेलना चाहती थी। अब मैं अब उस खेल में शामिल नहीं हो पाया। एक रात तो मैं मुश्किल से झेल पाया था, अगली रात मुझे झेलने की शक्ति नहीं थी। ये डिसीजन लेकर के मैंने अच्छा ही किया था। अगर एक रात और रुक जाता तो ना जाने मेरे साथ में क्या होता। आज भी मैं वो भयानक घटना को भूलता नहीं हूँ। जब भी मैं याद करता हूँ, उसकी सूरत, उसकी लाल लाल आंखें मुझे नजर आती है। उसका बुदबुदाना, वो चीखना चिल्लाना मुझे अभी भी याद है। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की भेजी हुई घटना। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी चैनल पर कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।